बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। आज के इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो ख़ास तौर पे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो की पॉइंट्स हम नोट करेंगे। ठीक है, ये आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर है। ये जोसेफ गेलियन की बुक से हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है आप लोग नोट कर लेंगे कि ग्रुप के आर्डर का आपको पता होना चाहिए कि आर्डर ऑफ ग्रुप के क्या मीनिंग है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप फाइनाइट और इन्फिनिट इज कॉल्ड इट्स आर्डर, और यूजुअली इसे हम डिनोट करते हैं, यानी ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उनकी तादाद को ग्रुप का आर्डर कहा जाता है, और उसको हम यूजुअली इस तरह डिफाइन करते हैं। तो ये एक पॉइंट है जो आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एग्ज़ाम्पल आपको बताई गई है कि U10 है। आप जानते हैं कि U10 का मतलब वो एलिमेंट्स लिखने हैं जिनका GCD जो है विद 10 वो 1 हो, या दूसरे लफ्ज़ों में 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम नंबर सामने लिखते हैं। तो वो 1 2 नहीं है, बिकॉज 2 और 10 का जो GCD है वो 2 है। 3 कैंडिडेट है इस ग्रुप के एलिमेंट का। 4 नहीं हो सकता, GCD 2 है। 5 नहीं हो सकता बिकॉज 5 और 10 के दरमियान जो GCD है वो 5 है। इसी तरीके से 6 नहीं हो सकता बिकॉज GCD ऑफ 10 एंड 6 जो है ये हमारे पास 2 है, तो 7 है। ठीक है, एंड 9 है। तो U10 के अंदर जो एलिमेंट्स अगर आप देखें तो ये 4 एलिमेंट हैं। हम कह सकते हैं कि जो U10 के अंदर एलिमेंट हैं या U10 का आर्डर जो है वो 4 है। ठीक है, ये बात आप नोट कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये फाइनाइट आर्डर का एक ग्रुप है जिसकी एग्जांपल हमने ली है। Z ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन हैज़ इन्फिनिट आर्डर। अगर Z को हम देखें, Z के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो इन्फिनिट मैनी है, तो इसीलिए Z का जो आर्डर है वो इन्फिनिटी है। आर्डर ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ ये बात आप इंतहाई ध्यान से समझेंगे और इसको नोट कर लेंगे कि ग्रुप के अंदर चूँकि ग्रुप एक सेट है टुगेदर बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइंग पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज़। अब फॉर एग्जांपल इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल G1 G2 एंड सो ऑन Gn फॉर एग्जांपल इसमें एलिमेंट्स हैं। तो आप इन एलिमेंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं विद इट सेल्फ, आप जितने मर्जी टाइम ऑपरेट करना चाहें। अब फॉर एग्जांपल G का जो ऑपरेशन है वो ये स्टेरिक है, तो आप G स्टेरिक G करेंगे, आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा। अगेन आप G स्टेरिक G करेंगे, एक और एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ऑपरेट करते रहें। कितनी दफ़ा आप ऑपरेट करें इसको ऑपरेशन के हिसाब से, अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए तो हम फिर ये उस एलिमेंट का आर्डर कहेंगे। ये उस एलिमेंट का आर्डर है, यानी जितनी दफ़ा आपने उसको ऑपरेट किया है उतनी दफ़ा उस हद तक आप ऑपरेट करते रहे जब तक कि आपको आइडेंटिटी ना मिल जाए। आइडेंटिटी से पहले जितने भी एलिमेंट्स आए होंगे वो डेफिनेटली नॉन आइडेंटिटी हैं, और ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जितने टाइम आपने ऑपरेट किया, क्योंकि इसके बाद भी आप ऑपरेट करते रहें आपको आइडेंटिटी मिलेंगे, बट वी आर इंटरेस्टेड इन लीस्ट वन, कि लीस्ट कौन सा नंबर है पॉजिटिव इंटीजर जिस पे जाके हमें ये आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। अच्छा, यहाँ एक और बात अहम कि फॉर एग्जांपल आप मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ग्रुप है आपका,
तो उस वक्त आप पावर में लिखते हैं कि जी रेज़ पर n इज इक्वल टू ई आड है, और n अगर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो तो फिर g का आर्डर जो है वो हम n कहते हैं। अब g रेज़्ड पर n का मतलब है g n टाइम ऑपरेट हुआ है, और अगर हम यूं लिख दें कि n g और ग्रुप हमारा मल्टीप्लिकेशन की बजाय एडिशन में हो, तो इसके मीनिंग भी वही हैं जो यहाँ पे पावर के हैं कि हमने n टाइम g को ऑपरेट किया है, मगर अब हमारा जो ऑपरेशन है वो एडिशन है। तो n टाइम g लेने से अगर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए तो उस वक्त हम कहते हैं कि जो g का हमारे पास आर्डर है वो n है। ठीक है, तो ये आर्डर की डेफिनेशन। अगर किसी एलिमेंट को आप ऑपरेट करते रहें और करते रहें, आपको कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट ना दे, तो आप कहेंगे कि ये एलिमेंट जो है इन्फिनिट आर्डर का। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे बीपीएससी के हवाले से। ठीक है, कि आपको एलिमेंट के आर्डर का भी पता होना चाहिए और ग्रुप के आर्डर का भी पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद U10 फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहे हैं और इसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स का आर्डर बताएंगे। अब U15 वो एलिमेंट्स जो 15 के साथ GCD 1 रखते हैं सिर्फ और सिर्फ, उनकी ये लिस्ट है। तो आप अगर आप काउंट करें तो इसमें जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 8 है, तो हम कहेंगे ये ग्रुप का आर्डर है। ठीक है, अब यहाँ पे मुख्तलिफ एलिमेंट्स के आर्डर को भी कंप्यूट किया गया कि 7 1s are 7, 7 स्क्वायर्स आर, अगर आप देखें 49 आता है, 49 डिवाइडेड बाय 15 करें, 15 3s are 45, और यहाँ पे आपको 4 रिमाइंडर बचता है, तो ये रेजिड्यू है। ठीक है, तो अभी भी ये आइडेंटिटी नहीं है, तो 7 3s are आप करेंगे, इसी तरह रेजिड्यू लिखेंगे, 7 3 टाइम कंप्यूट करने के बाद 15 पे डिवाइड करें। तो आपने देखा कि जब 7 4s are हमने किया तो ये आपके पास आइडेंटिटी दे गया है, तो इट मीन्स 7 का आर्डर जो है वो 4 है। तो आप इन सब एलिमेंट्स की कंप्यूटेशन कर लेंगे ताकि आप कैलकुलेशन के हवाले से वहाँ पेपर में ना घबराएं, आपका टाइम ज़्यादा ना लगे। तो इसको एक दफ़ा ज़रूर ये पूरी एग्जांपल को आपने देखना है। इस तमाम एलिमेंट्स का आर्डर कंप्यूट किया गया। ठीक है, U15 के अंदर U15 का भी आर्डर आपको पता होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे भूल ना जाएं। आप सिंपली याद रखेंगे U15 के कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ एक बात और भी अहम है, जब नंबर थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आयलर 5 फंक्शन पढ़ेंगे तो वो भी आप देखेंगे कि वो हमें इसी ग्रुप के एलिमेंट्स की लिस्ट देता है। ठीक है, उसका आर्डर और इसका आर्डर सेम होता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये फाई जो है आर्डर, ये आयलर 5 फंक्शन कहलाता है, और ये हम आइडेंटिटी यूनिटी मैट्रिक्स जो पढ़ रहे हैं, ये भी हमें ग्रुप जो पढ़ रहे हैं, ये भी आयलर नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट दिया था। Z10 ग्रुप है अंडर एडिशन, इसके आप एलिमेंट्स के आर्डर को कंप्यूट करेंगे ताकि आपको इसका आइडिया क्लियर हो जाए। ये एग्जांपल भी आप ज़रूर एक दफ़ा रीड कर लेंगे। बड़ा सिंपल है कि फॉर एग्जांपल Z10 अंडर एडिशन मॉडुलो 10 सिंस 1.2 इज इक्वल टू 2.2 इज इक्वल टू 4, 3.2 इज इक्वल टू 6। अब इसका क्या मीनिंग क्या है? इसका मतलब यह है कि आप 2 को 2 दफ़ा ऑपरेट कर रहे हैं। आप जब इस 3.2 इज इक्वल टू 6 को देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि 2 को आप 3 टाइम ऑपरेट कर रहे हैं। आप 4.2 लिखते हैं तो इसका मतलब है 2 को आप 4 टाइम ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप फॉर एग्जांपल 5 टाइम ऑपरेट करते हैं 2 को, तो 2 आपको 10 दे देता है, ये 8 है, सॉरी। तो 10 जो है मॉडुलो 10 करेंगे तो रेजिड्यू है या रिमाइंडर जो है आपके पास 0 बच जाता है। तो फिर आप क्या कहेंगे कि 2 mod इक्वल टू, यानी आर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं जो आप करेंगे, और याद रखें छोटी छोटी एग्जांपल्स आप कंप्यूट करेंगे तो आप
आपकी एक हैबिट बन जाएगी और आप फिर ऐसा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज की जानिब जाएंगे, आपको फिर वो भी आसान लगने लग जाएगी। प्रैक्टिस जैसे जैसे करते चले जाएंगे, वार्म अप करेंगे, आपका कैलकुलेशन तेज़ होती चली जाएगी और आप आसानी से उन चीज़ों को देख सकते हैं। जस्ट एक दफ़ा रीड नहीं करें, आप इसको एक दफ़ा कंप्यूट भी करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आने तक आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लिया करें। ओके, इसके बाद कंसीडर जी अंडर ऑर्डिनरी एडिशन, हेयर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इन्फिनिट ऑर्डर सेंस सीक्वेंस। तो ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपके पास कोई भी आप आर्बिट्रेरीली एलिमेंट ले लें, आप उसको जितने मरतबा ऐड करना चाहें, 3 मरतबा 4 मरतबा, कभी भी आपको ज़ीरो नहीं देगा। तो दैट्स वाई ये आपके पास इन्फिनिट ऑर्डर के एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं सब ग्रुप की डेफिनेशन के ऊपर। याद रखें कि आप सब ग्रुप के हवाले से ये है कि अगर आपके पास एक ग्रुप है, उसका आप कोई सबसेट लेते हैं, तो अगर ये भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जैसे ग्रुप है, ये भी उसी तरीके से सेम ऑपरेशन के साथ ग्रुप बना रहा है, तो हम फिर ये कहेंगे कि ये जो ग्रुप है ए विद दैट ऑपरेशन, ये सब ग्रुप है जी का, ठीक है। जी पेरेंट ग्रुप है, ये उसका सब ग्रुप है, यानी एलिमेंट इसी का सबसेट ले, ऑपरेशन सेम है, याद रखें। अब चूंकि ऑपरेशन सेम है तो एसोसिएटिविटी पेरेंट वाइज, यानी कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इनहेरिट होगी यहाँ से, ये एसोसिएटिव तो होगा, इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। जब भी हम किसी सबसेट ग्रुप के सबसेट को चेक करना होगा तो हमें ये चेक करना होगा कि वो नॉन एम्प्टी तो नहीं है, हमें ये चेक करना होगा कि वो क्लोज्ड है अंडर दैट ऑपरेशन या नहीं। एसोसिएटिव वो होगा बिकॉज ये हमने सेम ऑपरेशन यहाँ से बारो किया है और इसी के ही चंद एलिमेंट्स ए में हैं। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट मेक श्योर करने के बाद हम कहेंगे कि ये हमारा सब ग्रुप है। तो ये आप इसकी डेफिनेशन कर लेंगे, आपको आनी चाहिए। फॉर सब ग्रुप एज ऑफ अ ग्रुप जी इज इटसेल्फ अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी वी से दैट एज इज अ सब ग्रुप। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आप लोग को बताता चलूँ, आपने पढ़ा है कि ग्रुप का जो आर्डर है, फॉर एग्जांपल वो n हो और ग्रुप के किसी एलिमेंट का आर्डर जो है वो अगर फॉर एग्जांपल n हो, तो याद रखें कि ये एक रिज़ल्ट है कि जो n है वो हमेशा डिवाइड करेगा m को, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखें। या दूसरे लफ्ज़ों में, यानी n डिवाइड्स m का मतलब ये है n इज डिवाइजर ऑफ m। जब भी आप ग्रुप का एलिमेंट लेंगे, उसका जो भी आर्डर आएगा वो ग्रुप के आर्डर को डिवाइड कर रहा होगा। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, ये क्वेश्चन हम आगे बहुत ज़्यादा जाके करेंगे कि अगर आपके पास एक ग्रुप है, उसका जो आर्डर है वो 18 है, लेट्स सपोज, उसमें एलिमेंट्स की तादाद 18 है। आप ग्रुप का कोई एलिमेंट लेते हैं, आपसे पूछा जाए इसका आर्डर क्या हो सकता है, तो अगर जस्ट पॉसिबिलिटीज़ बतानी हो तो मैं इसी के डिवाइजर्स का कह दूंगा। या तो 1 होगा एक आर्डर, या 2 होगा, या 3 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा, या 18 होगा इस एलिमेंट का, चूँकि ये उस ग्रुप का एलिमेंट है जिसका आर्डर 18 है और इसे मस्ट है कि ये इस 18 को डिवाइड करेगा। तो इन डिवाइज़र में से ही कोई ना कोई एक आर्डर होगा इसका। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, आगे भी रिजल्ट इसका आएगा। तो बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि ये सब ग्रुप की नोटेशन है। इफ़ वी वांट टू इंडिकेट दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी बट इट नॉट इक्वल टू जी इटसेल्फ, वी राइट दिस, ठीक है, इक्वालिटी इंक्लूड कर देते हैं। Such a subgroup is called proper subgroup. The subgroup E is called trivial subgroup. ठीक है, ये बात आप ध्यान में रख लेंगे कि अगर इस तरह की कंडीशन होल्ड करती हो तो वो प्रॉपर है, अदरवाइज वो ट्रिवियल है। और a subgroup that is not E is called non-trivial, subgroup of G other than G. तो notice G n under addition modulo n is a not subgroup of G. हाँ, ये उन्होंने बड़ी अहम बात की है, चूँकि Gn के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्लासेस होती हैं, वो
इस फॉर एग्जांपल इसको मैं लिखना चाहूँ 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n-1, याद रखें यहाँ पे जो 1 2 3 हैं इसके और मीनिंग है, जबकि z के अंदर जो 0 प्लस माइनस 1 होते हैं वो और होते हैं। ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी वो तमाम एलिमेंट्स जिनका रेजिड्यू जो है या रिमाइंडर जो है, लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर जो है आफ्टर डिवाइडिंग n 2 आए, वो सारे के सारे एलिमेंट इस क्लास में आते हैं। वो तमाम एलिमेंट्स जो 3 रिमाइंडर दें लीस्ट पॉजिटिव, तो वो इस क्लास में आते हैं। इसी तरीके से अगर हम n के मल्टीपल सारे ले लें, वो 0 की क्लास में आते हैं, 0 n 2 n 3 n 4 n, वो सारे इस क्लास में आते हैं। तो दिस इज डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ वो आपको बताना चाह रहे हैं कि जी n अंडर एडिशन मॉड्यूलो n इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी अंडर एडिशन, सिंस एडिशन मॉड्यूलो n इज नॉट ऑपरेशन ऑफ अ जी। तो यहाँ ये बात ओके। सब ग्रुप टेस्ट आपको आना चाहिए, 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा है, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें, इसको प्रूफ भी बड़ा आसान है, आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट जी बी एस ग्रुप एंड एज इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, यानी एज जो है वो याद रखें कि ये नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का। तो जी हमारा जो है वो ये कहते हैं कि अगर हमें जस्ट इस चीज़ की श्योरिटी मिल जाए कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एज, दिस थिंग इम्प्लाइज दैट, यानी अगर ये हमें मिले कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एज, तो ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि एज इज सब ग्रुप। ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से है। अगर हमारा ऑपरेशन एडिशन है तो फिर हम इसी चीज़ को यूँ लिख सकते हैं कि a माइनस बी अगर बिलोंग टू a है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, तो हम ये कहेंगे कि दिस थिंग विल इम्प्लाई दैट एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ अ जी, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे हमें बाकी सारी गारंटी करती है इस प्रॉपर्टीज़ को, यानी हमें तो प्रॉपर्टीज़ चेक करनी चाहिए, लेकिन जस्ट ये एक्सप्रेशन फॉर ए बी बिलोंग्स टू एच अगर ये फुलफिल हो जाए तो ये बाकी प्रॉपर्टीज़ कैसे फुलफिल होती है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। आप अगर देखें, आपको जस्ट ये पता हो कि ए बी जो है वो एच से एलिमेंट है और ए बी इनवर्स जो है वो बिलोंग कर रहे हैं एच को। ये बात कैसे हमें पता है कि एच नॉन एम्प्टी है, एटलीस्ट उसमें 1 एलिमेंट तो होगा, ठीक है। अगर हम जस्ट वो x है, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू एक्स ले लें, b इज इक्वल टू एक्स ले लें, तो x डॉट एक्स इनवर्स करें, क्योंकि ये पता है हमें कि ये बात फुलफिल होती है, तो दैट इज e और दैट इज बिलोंग्स टू a, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें मिल जाता है। अब आइडेंटिटी मिल गया है तो x और b की जगह, a की जगह x रखें और b की जगह e रख लें, तो x e दिस विल आल्सो बिलोंग्स टू a, तो हमें x इनवर्स भी हमें मिल गया। आप इसमें ये e रख लें और b की जगह आप x रख लें, तो x इनवर्स उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप एसोसिएटिविटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एज इज सबसेट ऑफ जी और सेम ऑपरेशन है, चूँकि एसोसिएटिव लॉ वहाँ होल्ड करता है। तो इसके प्रूफ को आप देख सकते हैं, ठीक है। बड़ा इम्पोर्टेंट टेस्ट है, आपको इसकी स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो किसी भी हवाले से पूछी जा सकती है। इसको आप डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है, और इस एग्जांपल को भी आप पढ़ लेंगे। ओके, इस एग्जांपल ये भी उसी तरह की ही एग्जांपल है, ठीक है। सब ग्रुप टेस्ट अप्लाई किया गया, ये 2 स्टेप सब ग्रुप्स है, ठीक है। आप अलग अलग चेक करें कि अलग से आप क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर लें और उसके बाद श्योर करें कि उसके इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन बिलोंग करता है या नहीं, ठीक है। 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट भी आप कर लेंगे।
ओके, आप लोगों को ये वो एक बात बताना चाह रहे हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल दो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप के ही एलिमेंट, और ग्रुप हमारे पास बिलियन है। एक का आर्डर जो है वो m है और दूसरे का आर्डर जो है वो n है, तो ए बी का जो आर्डर होगा वो mn होगा। ठीक है, तो ये बात बताना चाह रहे हैं। यानी अगर ए का आर्डर m है और बी का आर्डर n है, तो उसका जो प्रोडक्ट से जो एलिमेंट्स मिलेगा उसका आप ये बता सकते हैं कि वो हमारे पास उसका आर्डर ये होगा। अच्छा, यहाँ एक बात और भी आप देख लेंगे कि अगर आपके पास ए का आर्डर m है तो उसके इन्वर्स का आर्डर भी वही होगा। ठीक है, ये आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, सवाल भी आएंगे इस तरह, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू सबसेट डिफाइन की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। दो अबिलियन ग्रुप के सबसेट हैं। एच के का मतलब ये है कि आप इसमें एच भी सारा लिख लेते हैं, के भी सारा ले लेते हैं, और उसके बाद ऐसे एलिमेंट भी आ जाते हैं जो प्रोडक्ट की फॉर्म में। क्योंकि एच सब ग्रुप है जी का, के भी सब ग्रुप है, इनमें आइडेंटिटी लाजमी होगा। जब एच आइडेंटिटी लेंगे तो सारे के आ जाएंगे के एलिमेंट से। जब के आइडेंटिटी कंसीडर करेंगे तो एच आप कैपिटल एच से ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके पास एच भी आ जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि एच इज अ सबसेट ऑफ एच के इज आल्सो सबसेट ऑफ एच के एच। ये अबिलियन ग्रुप है, तो ऐसा इसमें इशू नहीं। तो इसकी चेक कर लेंगे कि ये हमारे पास सब ग्रुप बनता है जी का, और ये एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, अब यहाँ पे आपको वो बता रहे हैं कि ये let G be a group of non-zero real number under the multiplication h is x such that x is equal to 1 or x is irrational number, तो and k is equal to this one। तो वो कहते हैं कि आप h is not सब ग्रुप, एक सब ग्रुप नहीं है, दूसरा सब ग्रुप है, तो वो आपको नेक्स्ट वो बताना चाह रहे हैं कि ये सब ग्रुप है या नहीं। तो इसमें सिंपल क्लोजर लॉ होल्ड नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए h is not a सब ग्रुप ऑफ जी। फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट देख लेंगे। अच्छा, फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट और जनरल में ये फ़र्क है, फाइनाइट में जस्ट आपको क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी होती है कि आया कि वो सबसेट जो फाइनाइट है, फाइनाइट सब ग्रुप का सबसेट है, वो क्लोज्ड है अंडर दैट पार्टिकुलर ऑपरेशन या नहीं। जस्ट ये चेक कर लें तो वो हमारे पास सब ग्रुप होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सब ग्रुप्स आप पढ़ लेंगे। अच्छा, ये थ्योरम, पहला थ्योरम याद रखिए कि ग्रुप से, ग्रुप का कोई भी आप एलिमेंट लें, ठीक है, आप उससे जनरेट करें एक सेट, यानी उसकी पावर्स लेते चले जाएं, उसको उतनी दफ़ा ऑपरेट करते चले जाएं। अगर ये ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो आप ए लिखें, फिर एन ए 1 ए लिखें, सॉरी 2 ए लिखें, फिर 3 ए लिखें, मीन 3 टाइम ऑपरेट करें, चलते रहें जब तक उसका आर्डर नहीं आता, वो एलिमेंट जनरेट करता रहेगा। ठीक है, जब आर्डर उसका पहुंच जाएंगे आप आर्डर तक, तो उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा, वो आइडेंटिटी देगा, तो वो एक सब ग्रुप जनरेट कर देगा। तो चूँकि अब यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने सीखनी है और इसको पर गौर करना है। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि कभी हमें कहा जाता है कि सब ग्रुप का आर्डर डिवाइड करता है, तो कभी एलिमेंट का। तो याद रखें, सब ग्रुप का आर्डर जो है वो अगर इस केस में अगर आप देखें एलिमेंट ए से जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप होता है उसमें उतने ही एलिमेंट होंगे जितना इसका आर्डर है, बिकॉज जब ये आर्डर तक पहुंच जाएगा उस वक्त ये आइडेंटिटी देगा, फिर ये नए एलिमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा करस्पॉन्डिंग टू अ पार्टिकुलर ऑपरेशन। तो दैट्स वाई जो इस आर्डर का एलिमेंट होगा वही इस सब ग्रुप का एलिमेंट होगा। चूँकि हमें पता है कि इस एलिमेंट का आर्डर इसको डिवाइड करता है, तो फिर इस सब ग्रुप का आर्डर भी इस ग्रुप को डिवाइड करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। पीपीएससी के हवाले से ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे कि ए कोई एलिमेंट है ग्रुप का और उसका से जो जनरेट होने वाला ग्रुप है वो सब ग्रुप है। ठीक है,
इसको आप नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। ए इज कॉल्ड साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय, ये आप इसकी नोटेशंस पढ़ लेंगे जो ऊपर उन्होंने बताई है, ठीक है। और आगे चलते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाली बात पाई जाए, ए आई ए जे और ए जे ए आई, तो वो अबिलियन होता है। तो ये आप चेक कर लेंगे। Z10 में जो 2 से जनरेट होने वाला सेट है वो ये, और ये सब ग्रुप है इसका। इसी तरीके से -1 से जनरेट पूरे का पूरा Z होता है, ठीक है। ये आप देख लेंगे। डाइहेड्रल ग्रुप मैंने आप लोगों को बताया है, उसमें ये रोटेशंस हैं, उसमें ये इन्वर्स भी हैं डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। तो इनको आप देख लेंगे। और इसमें भी आप लोगों को सब ग्रुप की बात की जाएगी। ये जो ग्रुप है डाइहेड्रल ग्रुप, ये प्रैक्टिस मांगता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी काफ़ी सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी। इसको स्टडी ज़रूर करना है। अच्छा, इसमें आपको Z20 बड़ा सिंपल सा वो है ग्रुप है, और इसमें 8 और 2 से 2 एलिमेंट से जनरेट होने वाला, यानी 8 के भी मल्टीपल हैं, 14 के भी मल्टीपल हैं, और फिर इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसमें आ जाता है, यानी इन्हीं से जनरेट होने वाले एलिमेंट हैं। तो ये आप देख लेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ अ ग्रुप बड़ी अहम डेफिनेशन है कि जी आप देखें, ये बात को ज़रा समझेंगे, बड़ा सिंपल सी बात है। अप्लाइड वालों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है कि वो इसको ज़रा फोकस नहीं करते। देखिए, अगर आपके पास एक ग्रुप है और अगर वो अबिलियन ग्रुप है, तो इसके मीनिंग ये होते हैं कि आप कोई से 2 एलिमेंट्स लें, उनको कंप्यूट करें, उसमें ये प्रॉपर्टी फुलफिल होती है। तो उस वक्त सेंटर, अगर सेंटर की डेफिनेशन ये होती है कि ग्रुप के वो एलिमेंट जो बाकियों के साथ कम्यूट करते हैं, यानी कुछ खास एलिमेंट ऐसे होते हैं जो सबके साथ कम्यूट करते हैं, तो वो ओवरऑल ग्रुप का सेंटर कहलाते हैं। अगर ग्रुप ही हमारे पास अबिलियन हो तो याद रखें उस वक्त उसका सेंटर पूरे का पूरा ग्रुप आता है। ये उस केस में होता है जब आपका ग्रुप जो है वो अबिलियन हो। लेकिन अगर ऐसा ग्रुप हो कि जिसमें चंद एलिमेंट ऐसे हैं जो कम्यूट करते हैं, तो वो उसका सेंटर कहलाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, x6 है, और यहाँ पे y1 है, y2 है। अब y1 y2 आपस में कम्यूट करते हैं, y1 इन सब के साथ कम्यूट करता है, y2 भी सब के साथ कम्यूट करता है, तो इसको हम सेंटर कहेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि x4 और x5 भी कम्यूट करें, ठीक है। ये इनका लाजमी नहीं है कि ये कम्यूट करें, लेकिन ये एलिमेंट ऐसे होते हैं जो सबके साथ कंपैटिबिलिटी रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। तो ये याद रखेंगे, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। ग्रुप के वो एलिमेंट जो बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ, यानी ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, हम उसको सेंटर ऑफ ग्रुप कहते हैं। अबिलियन के केस में तो बड़ी ट्रिवियल सी बात है, आपसे सेंटर पूछा जाए आप पूरा ग्रुप बताएंगे। लेकिन अगर अबिलियन ग्रुप ना हो, उस वक्त सेंटर पूछा जाए, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। पेपर में अक्सर ये चीज़ पूछी जाती है, चूँकि ये ट्रिवियल नहीं है। ये ग्रुप दिया जाएगा तो उसका आपको सेंटर का पता होना चाहिए। सेंटर भी इटसेल्फ एक सब ग्रुप होता है, यानी आप ये देखें कि ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स मिल के सेंटर बना रहे होते हैं वो सब ग्रुप। आपको पता है अकेला ई भी हो तो वो भी तो सब ग्रुप होता है। तो हर ग्रुप का ई तो सेंटर है ही है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ और एलिमेंट है तो उसको मिला लेंगे, वो कंप्लीट आपके पास एक सेंटर आ जाएगा। तो सेंटर में आइडेंटिटी एलिमेंट तो होता ही है। तो आप बार ये याद रखेंगे कि किसी भी ग्रुप का जो सेंटर है वो उसका सब ग्रुप होता है, ठीक है। हाँ, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। डाइहेड्रल ग्रुप के अंदर आपसे पूछा जाए कि सेंटर बताएं तो कैसे बताएंगे। अब मुझे बताया जाए कि जी फॉर एग्जांपल है ऐसे, यहाँ पे नोटेशन और अब्दुल मजीद साहब की बुक में नोटेशन में डिफरेंस है, ये चीज़ें इनमें रखेंगे, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मुझे कहा जाए कि सेंटर ऑफ
D6 क्या होगा। अब जब भी मेरे पास इस तरह पूछा जाए तो आपने क्या करना है कि यहाँ देखना है कि n हमारे पास इवन है ये, तो इसलिए इसका सेंटर जो है एक ओरिजिनल R0 है और दूसरा 180। अब मुझे कहा जाए कि D5 या D7 की फाइंड आउट करें क्या होगा उसका, तो उस वक्त उसका सेंटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट और वो यही है। ठीक है, ये आप लोगों को फार्मूला लाजमी याद रखना है कि आपको पूछा जाए कि सेंटर ऑफ DN क्या होता है। n इवन है तो ये फार्मूला है, आड हो तो आपके पास ये फार्मूला है, लेकिन आपको पार्टिकुलर पूछा जा सकता है Z100 क्या, D100 का सेंटर क्या है, D70 का, तो आपको n से कोई गर्ज नहीं, लेकिन उसके इवननेस और आडनेस से प्रॉब्लम है। आप आड या इवन के मुताबिक उसका सेंटर लिख देंगे। ये पॉइंट आप ज़हन में रखेंगे। आगे चलते हैं, डिस्कशन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कंप्यूटेशन करके भी बताया है कि ये किस तरीके से ये सब के साथ कम्यूट करता है। इस डिटेल को आप पढ़ लेंगे। अच्छा, अब बात यह आती है कि आप ग्रुप की बजाय आप ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट को पकड़ लें और देखें कि इसके साथ और कौन कंपैटिबल हैं और कौन कम्यूट करते हैं, तो वो उस ग्रुप की बजाय उस एलिमेंट का सेंटर होगा, सेंट्रलाइजर ऑफ दैट पार्टिकुलर एलिमेंट। तो डेफिनेशन भी ध्यान में रख लेंगे। लेट ए बी अ फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, द सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी, सी ऑफ ए is the set of all elements in G that commute with A. In symbol, center of element A is equal to G belongs to G such that G A is equal to AG. यानी ग्रुप के वो एलिमेंट जो A के साथ पार्टिकुलरली कम्यूट करते हैं वो उस एलिमेंट का सेंटर कहलाते हैं।